अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बेसिक मोडालिटीज़। तमाम मोडालिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन फ़र्दर आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं ब्रीफ इंट्रो बताऊंगी तमाम मोडालिटीज़ का, ताकि आपके बेसिक क्लियर हो जाए। जब एक तरह के बेसिक आपको क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ी इन्फो मिल जाएगी, दैन फर्दर आगे आप उसको अच्छी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सरे। जब भी आपके माइंड में एक्सरे आता है तो आपने देखा होगा कि हमारे पास रूम्स के बाहर ये वार्निंग साइन लगा होता है एक्सरे, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो हमें इस रेडिएशन से बचना है। तो हमारे पास बेसिकली एक्सरे क्या है। एक्सरे हमारे पास स्टैटिक इमेजिंग भी होती है, रियल टाइम इमेजिंग भी होती है। रियल टाइम इमेजिंग फर्दर फ्लोरों में आ जाता है, लेकिन मोस्टली जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो ये हमें स्टैटिक इमेजिंग प्रोवाइड करती है। मोस्टली हम इसको फ्रैक्चर्स देखने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें मसल की इंजरीज़ वगैरह, लिगामेंट्स की इंजरीज़ वगैरह नहीं बताती, ये हमें बोन्स की इमेजिंग बताती है। आप एक्सरे रूम में जाएँ तो आपको से यूँ एक टेबल मिलेगा, ठीक है, और एक बकी मिलेगी वॉल स्टैंड वाली, और ये ऊपर ट्यूब मिलेगी। एक्सरे की प्रोडक्शन कैसे होती है, ये भी एक हमारे पास बेसिक सी चीज़ है। इसकी प्रोडक्शन मैं आपको फर्दर आगे लेक्चर में डिटेल से बताऊंगी जब हम सिर्फ एक्सरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक्सरे का एक रूम होता है, और फुली ये जो है कोटेड होता है लेड से, ठीक है। और मोस्टली हमारे पास जो एक्सरे में टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के एप्रन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। गॉगल्स अवेलेबल होते हैं, नेक कॉलर्स अवेलेबल होते हैं, ग्लव्स अवेलेबल होते हैं, एब्डोमिनल शील्डिंग अवेलेबल होती है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स फॉर द पेशेंट के लिए भी हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का स्पेसिफिक पार्ट का हम कर रहे हैं, चेस्ट का कर रहे हैं, तो हमारे पास लोअर बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो शील्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम पेशेंट को गॉगल्स पहना सकते हैं, ग्लव्स पहना सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट की सेफ़्टी के लिए भी ज़रूरी है, और हमारी सेफ़्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसका एहतियात नहीं करेंगे तो इस वजह से रेडिएशन एसोसिएटेड कैंसर हो सकता है। अब एक पेशेंट हम आपके पास जो है वो एक्सरे के लिए आया है, फ़ीमेल है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो सबसे पहले आपने पेशेंट की एज देखनी है। अगर वो 50 से बिलो है या 45 से बिलो है, तो आपने मस्टली पेशेंट से कंफर्म करना है कि रेदर उसकी कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपने पेशेंट की लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट ज़रूर पूछनी है। अगर वो 3 to 4 डेज़ ऊपर हो गई है, ठीक है, तो आपने पेशेंट को रिकमेंड करना है कि पेशेंट अपना बीटा एचसीजी टेस्ट करवा कर आए, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो और पेशेंट उसको वो चीज़ मालूम ना हो। इसीलिए आपने पेशेंट को ज़रूर कहना है कि वो बीटा एचसीजी करवा के आए अपना। और अगर पेशेंट की डेज़ मतलब 3-4 डेज़ बिलो है, अभी नहीं है, अभी पूरे 28 डेज़ का साइकिल या 30 डेज़ का साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, तो देन यू कैन गो फॉर इट। बाकी अगर पेशेंट अगर रेडिएशंस पर है, लाइक अगर पेशेंट को कैंसर का पेशेंट आपके पास आ गया है, तो उस वजह से मेनोपॉज हो गया है या यूट्रस रिमूव हुई है, तो आपने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी है और इस चीज़ को कंफर्म करना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली जो चीज़ जो हमारे पास फर्स्ट गोल है एज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, वो इस स्पेशली रेज़ में, एक्स रेज़ में हमारे पास वो है पेशेंट सेफ्टी। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। उसके बाद अगर हम लोग पेशेंट ने कोई भी मेटालिक चीज़ें पहनी हुई हैं, सब कोई नेकलेस हो गया, कोई ज्वेलरी वगैरह, ठीक है, कोई भी मेटल की चीज़, कीज़ वगैरह पेशेंट के पास अवेलेबल है, तो आपने पेशेंट को क्या कहना है कि तमाम चीज़ें अपनी रिमूव कर दें और उनको गाउन देना है, ताकि वो उससे पहन लें और इमेजिंग के बाद दोबारा वो चीज़ कर लें चेंज। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने पेशेंट से ज़रूर पूछना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेसिक टर्मिनोलॉजी एक्सरे की क्या है। मतलब हम लोग जो ब्लैक चीज़ है, हम उसको बेसिक एक्सरे में क्या कहेंगे, वाइट चीज़ को क्या करेंगे जो हमें नज़र आ रही है इमेज में, ब्लैक को हम क्या करेंगे, या ग्रे को क्या कहेंगे। तो इसमें जो हम टर्मिनोलॉजी वो यूज़ करते हैं वो है रेडियो लूसेंट एंड रेडियो ओपेक। लाइक वो चीज़ जो हमें ब्राइट नज़र आ रही है, हम कहेंगे ये एक्सरे इमेज में इसको हम कहेंगे रेडियो ओपेक, और जो हमें ब्लैक नज़र आ रही है या हमें डार्क ग्रे नज़र आ रही है, हम कहेंगे ये है रेडियो लूसेंट। तो ये क्वेश्चन भी मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप एक्सरे की टर्मिनोलॉजीज़ बताएं फॉर रिपोर्टिंग या इमेजिंग में हम किस तरह रिपोर्ट करेंगे इमेज को कि ये रेडियो लूसेंट ये चीज़ है कि या रेडियो पे कोई फ़ॉरेन बॉडी या कोई फ़ॉरेन ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल चेस्ट एक्सरे में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हमने ये दो टर्म्स जो है वो यूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो एक्सरे की मोडालिटी है वो है फ्लोरोस्कोपी। ये हमारे पास रियल टाइम इमेजिंग है। एक्सरे में
बेसिक एक्सरे में और फ्लोरोस्कोपी में क्या फ़र्क होता है। हमारे पास बेसिकली फ्लोरोस्कोपी में ये सीएम आपको एक नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये यूज़ होता है, और इसमें हमारे पास रिसेप्टर का और ट्यूब का डिफरेंस होता है। लाइक एक्सरे में हमारे पास जो ट्यूब होती है वो ऊपर होती है और रिसेप्टर पेशेंट के नीचे होता है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में आपके पास ट्यूब जो है वो नीचे होती है और आपके पास जो रिसेप्टर है वो पेशेंट के ऊपर होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एक्सरे और फ्लोरोस्कोपी में। ओके, उसके बाद फ्लोरोस्कोपी रियल टाइम इमेजिंग है। लाइक आप फ्लोरो का एक बटन होता है, उसको आप प्रेस करके रियल टाइम इमेजिंग कर सकते हो। इसको हम डिफरेंट प्रोसीजर्स में फ्लोरोस्कोपी को मोस्टली यूज़ करते हैं। इसको हम लोग ऑर्थो के थिएटर्स में हम यूज़ करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए, ट्यूबिंग के लिए, नेलिंग के लिए, ठीक है, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह में हम लोग मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं डायग्नोसिस के लिए, लाइक बेरियम स्टडीज़ हो गई, ठीक है, बेरियम स्टडी हो गई जिसमें बेरियम स्वेलो, बेरियम अनीमा, बेरियम फॉलो थ्रू, उसमें हम फ्लोरो यूज़ करते हैं। हम लोग हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं, ठीक है, ट्यूब्स को देखने के लिए। इसी तरीके से हम लोग मिक्सचरेटिंग यूरेथ्रोग्राम में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तमाम प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम लोग फ्लोरो जो है वो यूज़ करते हैं। कैथ लैब में भी हमारे पास फ्लोरो यूज़ होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लोरो है ये भी बहुत अच्छी मोडालिटी है डायग्नोस्टिक नहीं, लेकिन वही बात आ जाती है कि सेफ़्टी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ़्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, उसको हमने नेग्लेक्ट नहीं करना। प्रॉपर लेड ज़ेपरन पहनने हैं, प्रॉपर आपने जो है अपनी प्रोटेक्शन के साथ जो है काम करना है। उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरे में चीज़ आ जाती है ओपीजी, ठीक है। ओपीजी हमारे पास जो है एक ऐसी मोडालिटी है, या हम इसको कह सकते हैं, इसको हम टीथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, या डेंटल एक्सरे, या वो पेशेंट जिन्होंने ब्रेसेस लगाने होते हैं या उनको गम्स टीथ का कोई मसला होता है, उन केस में हम ओपीजी करवाते हैं। ओपीजी भी हमारे पास एक सिंपल है, इसमें हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब लाइक इतने नुकसानदेह नहीं है ये। अगर हमारे पास कोई प्रेग्नेंट पेशेंट आता भी है तो हम विद इन कंसेंट के साथ पेशेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पेशेंट का कंसेंट हो, प्रॉपर डॉक्टर जो है वैलिड डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया हो, फिर ही हम ये करवाएंगे, वरना हम कोई किसी किस्म का कोई भी रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। इसके लिए भी हमारे पास कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं है, बस ये है कि पेशेंट को अपनी पोजीशनिंग को अच्छे तरीके से गाइड करना है ताकि पेशेंट जो है वो उस चीज़ से घबराए ना। इन केस ऑफ फीमेल्स, पेशेंट ने कोई किसी किस्म की कोई नोज़ पिन ना पहनी हो, ठीक है, किसी किस्म की कोई इयरिंग्स ना पहने हों, ठीक है, वरना ये ओवरलैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेक्सा आ जाता है। डेक्सा भी हमारे पास जो है बोन की डेंसिटी देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये एक ऐसी मोडालिटी है, लाइक इसमें रेडिएशन डोज बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन फिर भी हमने पेशेंट की सेफ्टी फिर भी जो है उसको हमने निगलेक्ट नहीं करना। डेक्सा हमारे पास एक ऐसी मोडालिटी है कि इससे हम लोग बोन की डेंसिटी फुल बॉडी की भी कर सकते हैं और 3 रीजन की भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली 3 रीजन डेक्सा जो है वो होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास डेक्सा का कोई भी पेशेंट आएगा तो हमने पेशेंट से सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट से पूछना है किसी किस्म का कोई भी कैल्शियम के वो सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहा। अगर वो ले रहा है तो उसको मैक्सिमम 24 आवर्स हो गए हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि अगर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पेशेंट ने लिए हुए होंगे तो उसकी बोन की डेंसिटी ज़्यादा आएगी। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने। ये पेशेंट को कहना है कि अगर वो ले रहा है और आपके पास आया है लेकर, तो आपने पेशेंट को 24 आवर्स के बाद का टाइम देना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की मेनोपॉज डेट पूछनी है आपने। पेशेंट 45-50 प्लस हो तब करवा रहा है। अगर पहले करवा रहे हैं तो इससे पेशेंट की प्रेगनेंसी कंफर्म करवा लेनी है आपने, ठीक है। पेशेंट से पूछना है कि आपका किसी किस्म का कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ, क्योंकि 3 बॉडी रीजन में मोस्टली हम लोग जो है वो लेफ़्ट फोरआर्म का करते हैं, हम लोग लेफ़्ट हिप का करते हैं और लंबर स्पाइन का करते हैं। तो हमने पेशेंट से कंफर्म कर लेना है कि आपका फ्रैक्चर तो नहीं हुआ हुआ। अगर पेशेंट का कोई लेफ़्ट फोरआर्म का या लेफ़्ट हिप का फ्रैक्चर हो उस केस में हम फिर राइट हिप या राइट फोरआर्म करेंगे, वरना हम लोग हमेशा लेफ़्ट का करते हैं, ठीक है। हमने पेशेंट का वेट चेक करना है, पेशेंट की हाइट चेक करनी है, क्योंकि पेशेंट की जो है मेनोपॉज डेट, पेशेंट का वेट और हाइट से ही हम लोग बोन की डेंसिटी जो है वो अच्छी हमें पता चलेगी, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यही बात आ गई कि 3 रीजन डेक्सा यूँ होता है हमारे पास लंबर स्पाइन में और फोरआर्म का और ये हिप का में करके बताया हुआ है। और इसमें हमारे पास ये जो ऊपर वाला मशीन का पार्ट है ये मूव करता है अकॉर्डिंग टू रीजन जो हम सेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी मोडालिटी है।
इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लाइक क्या क्या है, जो चीज़ें मैंने अभी बेसिक बताई हैं आपको। उसके बाद मेमोग्राफी आ जाती है, ये भी एक्सरे है, ठीक है। मेमोग्राफी की मशीन कुछ इस तरह दिखती है। इस पर हमारे पास एक पैडल सा लगा हुआ है, नीचे पैडल्स होते हैं और ऊपर कंप्रेसर सा लगा हुआ है। इसको हम प्रेस करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन देते हैं, और जब पेशेंट को पेन फील हो तब हम इसे छोड़ देते हैं। इसमें मोस्टली 2 व्यूज़ परफॉर्म होते हैं, एक सीसी व्यू परफॉर्म होता है, MLO व्यू परफॉर्म होता है। मेमोग्राफी में भी पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोग्राफी 45 एज प्लस रिकमेंड किया जाता है। लेकिन समटाइम्स हमारे पास पेशेंट 20 ईयर्स 25 ईयर्स एज में आता है, तो हमने पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेनी है, प्रॉपर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आया वो कि क्या मसला आ रहा है जिस वजह से पेशेंट ये करवा रहा है। क्योंकि समटाइम पेशेंट डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए करवाते हैं और समटाइम स्क्रीनिंग पर्पसेस के लिए करवाते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पसेस मतलब पेशेंट को किसी किस्म की कोई कंप्लेन आ रही है, कोई निपल डिस्चार्ज हो रहा है, किसी कोई लम्प फील हो रहा है, पेन हो रही है, रेडनेस हो रही है, ठीक है, तो इसलिए करवा रहे हैं, हमने कंफर्म करना है। या पेशेंट की कोई फैमिली में कोई हिस्ट्री है जिस वजह से वो स्क्रीनिंग करवाना चाह रहा है, ठीक है, ये चीज़ें भी आपने कंफर्म करनी है। पेशेंट की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये चीज़ें भी कंफर्म करनी है। और हमेशा 45 प्लस में ही आपने मेमोग्राफी परफॉर्म करना है। उससे पहले आपने, अगर पेशेंट कर रहा है, ये कंफर्म कर लेना है कि स्क्रीनिंग पर्पसेस है या पेशेंट का करेक्ट, हम क्या है कहें डायग्नोसिस हो या हम कहें पेशेंट करेक्ट कोई कंप्लेन बता रहा है कि कोई भी वैलिड कंप्लेन है, तब हम परफॉर्म करेंगे ये। क्योंकि हमारे पास ये पेशेंट का ऑर्गन्स जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इस वजह से रेडिएशन एसोसिएटेड कैंसर के चांसेस होते हैं। तो हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है और पेशेंट को उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पहले ही बता देना है। अगर पेशेंट अंडर एज 40 है, उसके बाद पेशेंट का कंसेंट लेके हमने ये परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको इसमें नहीं सही मिलती तो आप अल्ट्रासाउंड भी परफॉर्म करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गई एक्सरेज की तमाम मोडालिटीज़ और उसकी बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरे की एक और मोडालिटी जिसमें रेडिएशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जितनी भी एक्सरेज की मोडालिटीज़ जो भी हमने पहले पढ़ी हैं, ये आ जाती है सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी। हमारे पास मोडालिटी भी डायग्नोस्टिक के लिए बहुत अच्छी मोडालिटी है, ठीक है। इसकी मशीन कुछ इस तरह से दिखती है और ये हमें स्लाइसेस की फॉर्म में इमेजिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसमें इंजेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इंजेक्टर किस तरह का होता है और उसका क्या काम है। तो सिटी में हमारे पास पेशेंट की प्रिपरेशन इसमें भी इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी मोडालिटीज़ हैं उसमें आपने पेशेंट की प्रिपरेशन का ख़ास ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी आपने पेशेंट से पूछना है कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर फीमेल है तमाम मेटालिक चीज़ों को रिमूव करा लेना है। अगर पेशेंट का कंट्रास्ट के साथ सिटी है, पेशेंट की एलर्जी की हिस्ट्री ज़रूर पूछ लेनी है कि आपको किसी किस्म की कोई एलर्जी तो नहीं है। और कंट्रास्ट के बारे में अपने पेशेंट को बता देना है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेयर चांसेस है कि आपको इस कंट्रास्ट की वजह से जो है वो एलर्जी हो जाए, लाइक स्किन में कोई रैश हो जाए, नोज़िया हो या वॉमिटिंग हो, ताकि पेशेंट पहले ही मेंटली उस चीज़ के लिए रेडी रहे, उस वक्त परेशान ना हो जब पेशेंट को ये चीज़ फेस करने को मिले। तो ऐसा पेशेंट को आपने ये चीज़ें पहले ही बता देनी है और पेशेंट का कंसेंट ले लेना है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आपने बता देने जो भी मैंने आपको बताए, ताकि पेशेंट को पहले इस चीज़ के लिए पेशेंट प्रिपेयर रहे। और डिटेल पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, कंफर्म आपने देखना है पेशेंट का टेस्ट कौन सा है। अगर KUB का टेस्ट है तो आपने पेशेंट का ब्लैडर भी फुल करवाना है, ताकि जो स्टोन्स हैं या इस तरह के कोई हिस्ट्री के साथ आया है तो उसकी इन्हांसमेंट अच्छे तरीके से हो पाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। बाकी अगर डॉक्टर ने किसी किस्म का कोई सिटी मतलब प्रॉपर लिखा नहीं हुआ कि ये सिटी करना है, लेकिन अगर पेशेंट की हिस्ट्री लिवर की तरफ जा रही है, ठीक है, आपने पेशेंट की हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि अगर पेशेंट की हिस्ट्री लिवर की तरफ जा रही, लिवर का कोई कैंसर है या लिवर में कोई मैस वगैरह पड़ा हुआ है, तो आपके फ़ौरन माइंड में क्लिक हो कि इसका ट्राइफेजिक होगा, ठीक है। या अगर स्टेजिंग के लिए हो रहा है तो हमने कैसे इसका पूरा स्कैन परफॉर्म करना है, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसके हो सकते हैं, तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। बाकी हमारे पास जो सिटी में टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं वो आ जाती हैं हाइपरडेंस और आइसोडेंस।